नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है नो फंडामेंटल राइट्स टू स्ट्राइक। रिसेंटली ही आपको पता है कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को लोकसभा में पास कराया गया है। इसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में भी बात की थी, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इस एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल में है क्या। उसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में किसने बता रखा है, तो आर.के. विज साहब ने बता रखा है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, खासकर जो डिफेंस सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो हथियार बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, ये किस हद तक स्ट्राइक पे जा सकते हैं, किस हद तक एसोसिएशन बना सकते हैं, इस बात को यहाँ पे रेगुलेट किया गया। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक ये आर्टिकल है कैटलीना कैरिको को लेके, एक ऐसी वुमेन जिसने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को लिटरली यहाँ पे बनाया है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, उनके होने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर ये जो जीएसटी का ओवरऑल अरेंजमेंट है, ये थोड़ा खतरे में जाता नजर आ रहा है। जीएसटी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों बादल मंडरा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रॉमिस के बेसिस पे स्टेट से एश्योरेंस लेके जीएसटी के मैकेनिज्म को चालू करवाया गया था, वो प्रॉमिस अब खतरे में आ रहा है। जिस प्रकार का पैसा कंपनसेशन के मायने में स्टेट्स को देने की बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो दिया नहीं जा रहा है। आगे आने वाले समय में जीएसटी के चलते स्टेट्स की टैक्सेशन पावर कम हो जाएगी, पैसा उनके पास आएगा नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे जीएसटी के अगेंस्ट बात करेंगे। तो जीएसटी यहाँ पे कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज में फेल हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट, टिग्रे वॉर्स। भाई ये जो टिग्रे में लड़ाई चल रही है, इसके रिस्पेक्ट में एक अपडेट आया है। एक यूनिलैटरल सीज फायर हुआ है, किसकी तरफ से? अबे अहमद की तरफ से, जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या चल रहा है और उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। हालांकि टिग्रे की पूरी क्राइसिस में पहले आपको समझा चुका हूँ। और जो लास्ट आर्टिकल है वो है आसाम मिजोरम रोक को लेके। तो रिसेंटली आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुई हैं, ये दोनों स्टेट्स के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आसाम की तरफ से 6 पुलिस वाले, 1 सिविलियन की मौत हो गई और बड़े बड़े लीडरशिप के अगेंस्ट में जो एफआईआर फाइल हुई है, उस कंटेक्स्ट में अभी के लिए चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होती नजर आ रही हैं। कैसे सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है और क्या क्या करके इन सब चीजों को शांत किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया। तो अनु नरवाल ने हमको ज्वाइन किया। शिवानी का स्वागत और जवार्दन पटेल का हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। टीएच वीना ने हमको ज्वाइन किया। टीएच वीना का ये सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम वीना। सौरभ रेड्डी ने हमको ज्वाइन किया है। अनुराग राजपूत ने हमको ज्वाइन किया है। सत्यम पराशर ने हमको ज्वाइन किया। सत्यम पराशर का ये थर्ड मंथ है एज ए मेंबर, वेरी वेरी वेलकम सत्यम। निशांत सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। रश्मि सिंह ने हमको ज्वाइन किया। रश्मि सिंह का सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम रश्मि। और शुभम गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। तो स्पेशल थैंक्स टू रश्मि सिंह, सत्यम पराशर, टीएच वीना एंड जवार्दन पटेल, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। शुभम गुप्ता, रश्मि, निशांत, सत्यम पराशर, अनुराग राजपूत, सौरभ रेड्डी, टीएच वीणा और आपका अनु नरवाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। ठीक है, आपका कांस्टेंट सपोर्ट है। आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो द हिंदू एडिटोरियल जिस्ट में डेली बेसिस पे बनाता हूँ, मैं उसको बंद कर रहा हूँ। उसका रीज़न देखिए ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं नहीं और उसमें रिसोर्सेज और टाइम काफ़ी सारा जाता है। तो इसलिए द हिंदू एडिटोरियल जिस्ट अभी के लिए बंद है। ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, बेकार में उसमें इतना समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, इतना समय लगाओ, इतना दिमाग खपाओ। हाँ, डेली के बेसिस पे जो न्यूज़ कंपाइलेशन का आर्टिकल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो वो आप डेली बेसिस पे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स अभी भी वेबसाइट पे चालू रहेगा, करंट अफेयर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। बस हिंदू एडिटोरियल का जिस्ट नहीं आएगा। हिंदू एडिटोरियल का जो पीडीएफ में पढ़ाता हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन को। किसके साथ? नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक के साथ। उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल की वीडियो होती है उसमें मैं अपने मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर की पीडीएफ के लिए। harshidwedi.com पे जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एसेंशियल वर्कर शुड नॉट रिजॉर्ट टू स्ट्राइक। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने
एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और ये पास भी एक्चुअली में हो गया है। काम क्या है इस पर्टिकुलर एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल का? मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज सो एज टू सिक्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। मतलब नेशन की सिक्योरिटी को भी सिक्योर करना है, लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक को भी बचाना है। साथ साथ गवर्नमेंट ओन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है ना, जहाँ पे हथियार, वेपन और सरकार से रिलेटेड जो भी वेपन की चीजें बनती हैं, उनके कपड़े वगैरह बनते हैं, वहां का स्टाफ स्ट्राइक पे ना चला जाए, इस बात को भी इंश्योर करना जरूरी है। देखिए लंबे समय से ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है इनके कॉर्पोरेटाइजेशन की बात चल रही है, थोड़ा प्राइवेट कल्चर वहां पे लाने की बात कर रही है। वहां पे प्राइवेट कल्चर आएगा तो किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप प्राइवेट कल्चर लाओगे तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू इस स्ट्राइक को रोका जा सकता है। ओके, और यहाँ पे ऐसे बहुत से साक्ष्य बताए हैं आर के विज साहब ने, जिसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि इससे पहले भी सरकार ने कई बार स्ट्राइक करने से जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग हैं उनको रोका है। तो देखिए इस बिल के अंदर सरकार के पास ये ताकत है कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, मतलब वो डिफेंस सर्विसेज जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल हैं। और ऐसी डिफेंस सर्विसेज में किसी भी प्रकार की स्ट्राइक, किसी भी प्रकार का लॉकआउट नहीं हो सकता, ना ही डिफेंस सर्विसेज में, ना ही किसी डिफेंस की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, ना ही किसी यूनिट में। ओके, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विस कंडीशंस में भी कोई फर्क नहीं आएगा। जो भी उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस, छुट्टी वगैरह जो चीजें थी वो सब सेफगार्डेड रहेंगी, उनको यहाँ पे मेल्ट डाउन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन स्ट्राइक बंद कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको इलीगल बताया जा रहा है। पहले भी सरकारी एम्प्लॉयज ने कई बार स्ट्राइक किए, जैसे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज रूल 1965। ये रूल क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स by government servants and direct the competent authorities to treat the durations as unauthorized absence। तो मध्य प्रदेश के जो सिविल सर्विसेज रूल है 1965 के, वो बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट के सर्वेंट डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, और अगर डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक करके वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो ऐसी लीव को अनऑथोराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है ना भाई? तो स्ट्राइक इस रूल के अंदर क्या क्या है? आपने पार्शियल अपने काम को छोड़ा, या पूरी तरीके से अपने काम को छोड़ा, या फिर आप ऑफिस आ रहे हो लेकिन कुछ भी पेन उठा के काम नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक चक्का जाम कर रहे हो, तो इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे स्ट्राइक माना गया है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा नियम कानून नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा नियम कानून है, और हमारे संविधान में भी इससे रिलेटेड आर्टिकल है। अगर आप आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो क्या लिखा है? पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस charged with the maintenance of public order so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। मतलब कि पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं वो जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सकें, उनके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, इसके लिए पार्लियामेंट समय समय पर नियम कानून बना सकती है। मतलब कि वो एसोसिएशन बना के स्ट्राइक नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है ना भाई? अगर आप देखिए कि भाई फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4। कोई भी जो आर्म फोर्सेस वगैरह के जो लोग होते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट होता है ना कि वो अपना एसोसिएशन बना सकते हैं और फिर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड कंसिडरेशन। क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस जैसी चीजें ही अगर स्ट्राइक पे जाने लगेंगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक पे जाने लगेंगी, तो भाई केओस को कौन रोकेगा? स्ट्राइक को कौन रोकेगा? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 क्या बोला? अपहेल्ड द रिस्ट्रिक्शंस। मतलब पुलिस फोर्सेस के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस ये लगाए गए थे कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, स्ट्राइक नहीं बना सकते, मार सकते, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए जो नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर है ना, ठीक है ना, इनके ऊपर अगर एसोसिएशन बनाने पे बैन लगाया गया है तो ये बैन बिल्कुल सही है। पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1966, और इन रूल्स को जब 1970 में अमेंड किया गया तो जो नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको पता है हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस प्रकार के लोग नॉन गेस्टेड में आते हैं। गेस्टेड रैंक कहां से शुरू होती है? तो आप आईपीएस क्वालिफाई करते हो, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के जाते हो, तो उस केस में आप आईपीएस हो। तो अगर आप नॉन गेजेटेड लेवल पे हो
और वहां पे अपना एसोसिएशन बना रहे हो तो उसको बनाने से आपको रोका जा सकता है। कुल मिला के देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसे एसोसिएशन को आप रिकॉग्नाइज करवाओ ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कल की डेट में पुलिस वाले बोले कि हमने अपना ये एसोसिएशन बनाया है, इसको आप रिकॉग्नाइज करो, और कल की डेट में ये एसोसिएशन हमारे बिहाफ पे सर्विस कंडीशंस को टेकअप करेगा, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुलिस एक एसेंशियल सर्विसेज है, आर्म्ड फोर्सेज एक एसेंशियल सर्विसेज है, और उन एसेंशियल सर्विसेज के इस प्रकार के कोई भी राइट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कल की डेट में सिविल स्ट्राइक हो जाता है, देश में कोई परेशानी हो जाती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्राइक पे बैठ गए तो फिर देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर बात आ जाएगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया, इनफैक्ट गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। गांधी जी का एग्जाम्पल अभी आगे आएगा। फिर तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2003। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया फंडामेंटल राइट नहीं है एम्प्लॉयज के पास स्ट्राइक पे जाने का। ठीक है ना भाई? अगर आप देखो तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1973, इसके हिसाब से तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही बोल दिया कब? टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2003 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि सरकार के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाके हमारी सोसाइटी को रैंसम पे नहीं रख सकते। मतलब हमारी सोसाइटी को धमकाने वाला काम हो जाएगा अगर ये सरकारी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और आपको पता है तमिलनाडु में 2 लाख एम्प्लॉयज को डिसमिस कर दिया गया था जो कि स्ट्राइक पे गए थे। तो अगर आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं तो स्ट्राइक नहीं जा सकते। और देखिए गांधी जी का एग्जाम्पल यहां बड़ा जबरदस्त दिया गया है। 1947 की घटना है। 1947 में हुआ ये कि एक पुलिस हवलदार था। इस पुलिस हवलदार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया एक सब डिविजनल ऑफिसर ने। उस समय पे एसडीओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता था, आज की डेट में एसडीओ नहीं कर सकता, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेगा। उस समय पे हमारे एग्जीक्यूटिव के पास ही आपकी जज की भी पावर हुआ करती थी। खैर वो एक अलग बात है। तो एक पुलिस के हवलदार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लगा दिया सब डिविजनल ऑफिसर ने। अब गया पुलिस को गुस्सा आ गया। गया पुलिस ने बोला कि भाई तुमने हवलदार के ऊपर कैसे लगा दिया यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस। तो गया पुलिस ने यहाँ पे क्या धमकी दी? गया पुलिस ने धमकी दी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस हटाओ और साथ साथ सब डिविजनल ऑफिसर को सजा दो। अब यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात पहुंची तो एक इंक्वायरी बिठाई गई। ये गया पुलिस के मेंबर सीधे सीधे गांधी जी के पास गए और गांधी जी से बोला कि देखिए गांधी जी, हम तो आपके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, हम तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो हमारे हवलदार के ऊपर यहाँ पे क्या इल्जाम लगाया जाए। तो गांधी जी ने बोला मजाक मत करो, तुम एसेंशियल सर्विसेज में आते हो, तो भले ही तुम्हारी सर्विस कंडीशंस अच्छी ना हो, भले ही तुम्हें कम तनख्वाह मिलती हो सरकार से, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है? गांधी जी ने साफ साफ बोला द पुलिस शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक, देयर्स वाज एन एसेंशियल सर्विस एंड दे शुड रेंडर दैट सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पे। मतलब यहां पे गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर आप पुलिस हो तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसी स्ट्राइक पे चले जाओगे तो ये गलत है। तो यहां पे गांधी जी ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि पुलिस कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। अगर आपको अपने व्यू पॉइंट्स को पूरा करवाना है, अपनी मुसीबतों को रिड्रेस करवाना है, तो इसके और भी ऑनरेबल तरीके हैं। मतलब पुलिस की स्ट्राइक को तो यहाँ पे गांधी जी तक ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे जो ऑथर है आर.के. विज साहब, वो ये बोल रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के लोग, पुलिस वगैरह लोग, इन सब तरीके के लोगों के पास किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक करने का। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अगर वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनकी स्ट्राइक को एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल से रोका जा सकता है। मतलब सरकारी एम्प्लॉयज, खासकर जो बिल्कुल की डिपार्टमेंट है, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। कुल मिला के यहाँ पे ये समीशन निकल के आ रहा है और इसको आर.के. विज साहब जो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ में सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये खुद ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। तो अब सीनियर आईपीएस ऑफिसर इतनी ऊंची पोस्ट पे होकर वो स्ट्राइक को जस्टिफाई अपने आर्टिकल में नहीं कर सकते, समझ गए? नहीं तो सरकार इनके खिलाफ ही एक्शन ले सकती है। तो ये है यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा। ओके, और ये बात देखिए कुछ हद तक सही भी है। अगर अब सरकारी एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, सरकार के ही काम करने के तरीके को ब्लॉक करने लगेंगे, तो फिर वो एक गलत बात होती है। आपका अपना जो परसेप्शन है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप काम को ही रोकने लगो ग्राउंड पे बैठ के, तो वो एक गलत बात हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट चलते हैं, टिग्रे वॉर्स, इथियोपिया शुड एंड द ब्लॉकेड ऑफ द नॉर्थ एंड एंगेज इन टॉक्स विद द टीपीएलएफ। एक सवाल है आपका, इथियोपिया ये जो देश है, ओके, ये कौन कौन के देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और क्या इसकी समुद्र के साथ कोई बाउंड्री लगती है?
क्या इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है? तो क्या इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है? क्या इसके समुद्र के साथ बाउंड्री रखती है? तो एक ही सवाल हो गया। और इथोपिया के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके साथ इथोपिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे तो कई बार मैं इसका नक्शा एडिटोरियल्स में दिखा के आपको बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके नक्शे को देखो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इथोपिया किस किस कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर लगाता है। ये आपका सवाल हो गया। अब आते हैं भाई, ये जो पूरी की पूरी इथोपियन क्राइसिस हुई थी, ये कब शुरू हुई थी? मान लीजिए ये रहा आपका इथोपिया, बिल्कुल नॉर्थ में जो पूरा रीजन है ना, ये टिग्रे वाला रीजन है, जहां पे टिग्रे लोग रहते हैं। टिग्रे बेसिकली एक एथनिसिटी है और टिग्रे एथनिसिटी के लोग रहते हैं। आपको पता है जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, बहुत सी ट्राइबल आइडेंटिटीज है, उसी प्रकार से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पे भी बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स है। तो टिग्रे एक एथनिसिटी हो गई, ओरोमो एक अलग हो गई, तो इस प्रकार की बहुत सारी ट्राइब्स हैं आपकी। अब नवंबर 2020 में टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के अगेंस्ट एक बैटल टाइप का छेड़ दिया था मिस्टर एबी अहमद साहब ने। ओके, तो बहुत लंबे समय तक ये बैटल चला है। 7 महीने बाद यहाँ पे मिस्टर एबी अहमद ने एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। मतलब टिग्रे का जो इलाका है जहां पे टिग्रे लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस इलाके के बाहर अब ये जो अबी अहमद की जो फोर्सेज है वो अंदर नहीं घुस रही है, एक प्रॉपर ब्लॉकेड लगा दिया, लड़ाई अभी के लिए बंद कर दी है। तो कुल मिला के पहले तो मिस्टर अबी अहमद ने सोचा कि आर्म्ड फोर्सेज लेके घुसेंगे और इन टिग्रे लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे, हरा देंगे, लेकिन एक्चुअली में हरा नहीं पाए। ओके, तो कुछ लोग तो अभी बोल रहे हैं कि मिस्टर अबी अहमद ने इनडायरेक्टली यहाँ पे डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पे जो इथोपिया की गवर्नमेंट फोर्सेज है ना, गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं, इनके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नदियां हैं, एक नदी बह के जाती है आपकी इथोपिया से सूडान के अंदर, उसके अंदर लाशें बहती हुई जा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आपको पता सूडान बाउंड्री लगाता है आपका टिग्रे रीजन के साथ, तो टिग्रे रीजन से लाशें बहते हुए नदियों में आपकी सूडान की तरफ जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। शुरू में तो ये आर्म्ड फोर्सेज जो थी इथोपिया की, ये मैकेले एक जगह है जो कि टिग्रन कैपिटल है, इसमें घुसी, इसके ऊपर कब्जा कर लिया, वहां पे अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट भी स्थापित कर ली। तो पहले तो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के जो गोरिल्लास थे वो माउंटेन्स में जाके छुप गए, लेकिन फिर उन्होंने वापस पलट के अटैक किया और फिर से मैकेले को कब्जा कर लिया। तो कुछ तालिबान अफगानिस्तान वाला गेम यहाँ पे भी दिख रहा है कि पहले आर्म्ड फोर्सेस घुसी, उन्होंने टीपीएलएफ को पीछे ढकेला, अब टीपीएलएफ फिर से आ गया है, उसने फिर से मैकेले पे कब्जा कर लिया। तो यहां पे मिस्टर अबी अहमद को थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। यूएन पीस प्राइज मिला है इनको नोबेल का, ये मैं आपको बता दूं। तो अपनी गलतियों को समझ के अगर टिग्रे के लोगों के साथ ये एक सेटलमेंट कर लेते तो काफी अच्छा लेता। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि मिस्टर अबी अहमद की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर वो टिग्रे लोगों के साथ सेटलमेंट कर लेते तो वो यहाँ पे कमजोर देखे जाएंगे। तो उन्होंने टिग्रे के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। अब किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल हेल्प टिग्रे के अंदर घुस नहीं सकती। अब सूडान की तरफ से घुसे तो बात अलग है, इरिट्रिया की तरफ से घुसे, अब इरिट्रिया की तो खुद ही नहीं बनती टिग्रे से। अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशंस का बोलना है 3.5 लाख लोग जो कि टिग्रे रीजन में रहते हैं, दे आर फेसिंग अ सीवियर फूड क्राइसिस। टीपीएलएफ ने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम तो हार मानने वाले हैं नहीं, हम लड़ना बंद यहाँ पे करेंगे नहीं। जब तक गवर्नमेंट पूरी तरीके से ब्लॉकेड नहीं हटा देती, जब तक सारे अपोजिंग ट्रूप्स हमारे इलाकों से नहीं हटाए जा सकते, हम लड़ना नहीं बंद करेंगे। आसपास के अम्हारा और अफार रीजन्स में भी सारी प्रॉब्लम फैल रही हैं और बहुत बड़े तादाद में लोग इस टिग्रे के रीजन को छोड़ के नेबरिंग सूडान के बॉर्डर से सूडान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूडान भी एक्चुअली में यहाँ पे बहुत परेशान है कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो चीजें काफी उलट पुलट हो गई हैं आपकी इस टिग्रे रीजन के अंदर। ओके, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, पहले इथोपिया में एक समय पे डिक्टेटरशिप रहा करती थी। 1995 में डेमोक्रेसी आई और इस डेमोक्रेसी को लाने में टीपीएलएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डर्ग नाम की पहले जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उसको हटाने में टीपीएलएफ का रोल रहा। और टीपीएलएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था ईपीआरडीएफ में, इथोपियन पीपल रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि रोलिंग कोalition है इथोपिया का। और इसी ईपीआरडीएफ के बिहाफ पे मिस्टर अबी अहमद बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। मिस्टर अबी अहमद ओरोमो कम्युनिटी के मेंबर हैं। ओरोमो कम्युनिटी न्यूमेरिकली सबसे बड़ी कम्युनिटी है आपकी इथोपिया की। तो इनको लगा कि यार ये टीपीएलएफ वाले टिग्रे लोग इतने कम हैं, तब भी इतने ज्यादा पॉलिटिकल डोमिनेंट है। तो मिस्टर अबी अहमद ने सोचा कि इस टीपीएलएफ की ताकत को मैं कम करूंगा। तो टीपीएलएफ की ताकत को ये कम करने लगे। अपनी इन्होंने एक प्रॉस्पेरिटी पार्टी बनाई, अपने पास पावर रखी और टीपीएलएफ को पावर से हटा दिया। लेकिन टीपीएलएफ ने सरकार को चैलेंज किया और उसके बाद मिस्टर अबी अहमद ने टिग्रे के ऊपर वॉर बोल दिया। और अब आप देख ही सकते हैं कि पूरा का पूरा जो
ये रीजन है ये बिल्कुल ही अनस्टेबल हो रखा है। टीपीएलएफ को मिस्टर अबी अहमद ने सोचा कि आराम से इनके इलाकों से उखाड़ देंगे, हरा देंगे, बट इतनी आसानी से वो हारे हैं नहीं। पहली बात तो इथियोपिया की जो एथनिक रिलेशंस की हिस्ट्री है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, टीपीएलएफ गुर्रिल्ला वॉरफेयर में बिल्कुल जबरदस्त है। तो इन सब चीजों के चलते अब आप देख सकते हो कि मिस्टर अबी अहमद टिग्रे रीजन में तो नहीं घुस पाए। तो क्या मिस्टर अबी अहमद बेवकूफ है? देखिए, बेवकूफ नहीं है। अगर ये इथियोपिया है, यहाँ टिग्रे है, तो यहाँ तो भले ही सीज फायर कर दिया हो मिस्टर अबी अहमद ने, लेकिन बाकी इलाके पे मिस्टर अबी अहमद का पूरा कंट्रोल है। अभी जो जून के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं ना, वहां पे ओरोमो कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज के सब लोगों ने मिस्टर अबी अहमद को ही वोट दिया है। तो बहुत अनडिस्प्यूटेबल लीडर बन के उभर के आए हैं वो इथियोपिया के। बस टिग्रे रीजन में यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है। तो अब आगे आने वाले समय में टिग्रे रीजन में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि मिस्टर अबी अहमद को टिग्रे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए और मैटर को म्यूचुअल कंसेंसस की बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि ये पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा मिस्टर अबी अहमद के लिए, इसलिए वो ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हमारे लिए तो ये बस एक वेट एंड वॉच गेम है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर द बॉर्डर लाइन। A people oriented approach facilitated by the center can help resolve Assam and Mizoram row। देखिए, ये जब वायलेंस वगैरह हुआ था तो आसाम और मिजोरम ने एक दूसरे की लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी एफआईआर फाइल कर दी थी। जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंत बिस्व शर्मा के ऊपर एफआईआर फाइल हुई थी। फिर राज्यसभा के जो एमपी हैं फ्रॉम मिजोरम, इनके ऊपर एफआईआर फाइल हुई थी। अभी के लिए एफआईआर वापस ले ली गई है। तो चलिए, कुछ चीजें इंप्रूव हो गई। देखिए, केंद्र की सरकार यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होगी। होम मिनिस्टर साहब खुद इस चीज को देख रहे हैं और इस वायलेंस से पहले भी हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की होगी, शांत करने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या होता है ना, जब एथनिक टेंशंस होती है ना, ट्राइबल आइडेंटिटी के हिसाब से जब लड़ाई होती है ना, तो कितना भी अच्छा मीडिएटर हो वो लड़ाई छिड़ी जाती है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मिजोरम और आसाम के केस में हो रहा है। यहाँ पे हिस्टोरिकल रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट कंटेक्स्ट में इन चीजों को सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पे कोई एक पूरा देश इंडिया पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब हुआ करती थी और वो ट्राइब आपस में लड़ा करती थी, वो आज भी लड़ रही है। तो उसी लड़ाई को बंद करने की यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो ये जो वेरिए गेंटे नाम की जगह है जहाँ पे ये पूरा का पूरा बवाल हुआ है, बॉर्डर टाउन है मिजोरम आसाम के बॉर्डर पे, 26 जुलाई को वायलेंट गन फाइट हुई, 6 पुलिस वाले मर गए, एक सिविलियन मर गया आसाम का। तो इसके चलते इन स्टेट्स के बीच में बातचीत करना जरूरी है। तो ये जो एफआईआर वगैरह फाइल की गई लीडरशिप के ऊपर, इस एफआईआर को वापस ले लिया गया। लेकिन अभी भी जो बराक वैली है ना आसाम की, वहां पे ब्लॉकेड लगा के रखा गया है। अगर आप नक्शा देखोगे नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो मिजोरम है, ये मिजोरम बिल्कुल त्रिपुरा से सटा हुआ है। नॉर्थ में मिजोरम, अच्छा मिजोरम यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका त्रिपुरा को टच कर रहा है, ठीक है, आसाम को टच कर रहा है नॉर्थ में, और मणिपुर को टच कर रहा है। तो 3 स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगा रहा है यहाँ पे मिजोरम। इस बात को भी याद रखिएगा। आसाम कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगाता है? तो वेस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ, साउथ में शिलोंग के साथ, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश के साथ, ईस्ट में नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, साउथ में मिजोरम और त्रिपुरा के साथ। ठीक है, तो ये आसाम की बाउंड्रीज है। अब बात ये है कि मिजोरम में अगर सामान लेके आना है इंडिया के रास्ते से, अगर बांग्लादेश से नहीं आ रहा है तो आसाम के थ्रू आएगा या मणिपुर के थ्रू आएगा? बट मणिपुर में तो खुद ही सामान आसाम के थ्रू आ रहा है। तो आसाम की जो बराक वैली है ना बॉर्डर पे, वहां पे मिजोरम के अंदर आने वाले जो रेलवे लाइन है, हाईवेज है, इनको ब्लॉक कर दिया है। जो ट्रक्स एसेंशियल गुड्स को लेके मिजोरम में एंट्री करते हैं, वहां पे एक ब्लॉकेड लगा दिया गया है आसाम के अंदर। एक दूसरे के ऊपर तलवारें लेके खड़े थे लोग। हालांकि लीडरशिप लेवल पे चीजें थोड़ी सॉल्व होती नजर आ रही हैं, बट ग्राउंड लेवल पे लोग कितने गुस्से में है ये देखना अभी के लिए बाकी है। ठीक है, अब इस बॉर्डर पे जो 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पे डिस्प्यूटेड इलाका बताया गया है, जो मिजोरम बोलता है हमारा है, आसाम बोलता है हमारा है, तो उस पर्टिकुलर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन कर दिया गया है। और जो मिजोरम की पुलिस है वो भी विड्रॉ कर गई है, और जो आसाम की पुलिस है वो भी विड्रॉ कर गई है। एक और बड़ी चीज यहां पे हुई है कि आसाम से मिजोरम में आने वाली जो ओनली रेन लाइन है ना, इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया है, और ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए मिजो बार एसोसिएशन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया है इन द एजॉल बेंच ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट आसाम को भी देखता है, मिजोरम को भी देखता है। तो जो इसकी एजॉल बेंच है गुवाहाटी हाईकोर्ट की,
इसमें मीजो बार एसोसिएशन ने बोला है कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं लगाया जा सकता। इनका बोलना बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मिजोरम भी इंडियन यूनियन का हिस्सा है और असम भी इंडियन यूनियन का हिस्सा है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देख रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली इस ब्लॉकेड को जल्दी हटा दिया जाएगा। ओके, अब खास बात यहाँ पे ये है कि चीफ मिनिस्टर्स जैसे कि हिमंत बिस्व शर्मा ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। देखिए, ये जो दो स्टेट्स के बीच में टेंशंस है, इन टेंशंस को लेके दो वजहें, एक तो 1875 का एक एग्रीमेंट, एक 1933 का ये एग्रीमेंट। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो चीजें उतनी सॉर्ट आउट शायद ना हो पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लीगल एंगल से चलेगा, वो पुराने एक्ट्स को देखेगा और उस पुराने एक्ट से चीजों को डेसिफर करेगा। बट यहाँ पे ऑथर एक बड़ा ही अच्छा व्यू पॉइंट दे रहा है। ऑथर यहाँ पे ये व्यू पॉइंट दे रहा है कि देखिए, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे केंद्र सरकार को मीडिएट करना चाहिए, और मीडिएट करने के साथ साथ एक प्योरली ज्यूरिडिकल अप्रोच को छोड़ के जुडिशरी को इन्वॉल्व करके लिमिटेड तरीके से आसाम और मिजोरम के रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने बैठाल के इंटर स्टेट कोऑपरेशन करके चीजों को सॉल्व करो। क्योंकि देखो, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि पुराने नियम कानून के हिसाब से यहाँ पे अपना डिसीजन देगा। लेकिन यहाँ पे पुराने नियम कानूनों के हिसाब से डिसीजन नहीं चाहिए, यहाँ पे एक मांडवली वाली अप्रोच चाहिए आसाम और मिजोरम के बीच में, जो थोड़ी परमानेंट हो, जिससे लैंड जो क्लेम्स हैं वो एकदम परमानेंटली फिक्स हो जाए कि हाँ भाई ये तुम्हारा, ये हमारा, इसमें मत घुसो। ओके, कुछ इस प्रकार की अप्रोच की जरूरत है, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, और इसके लिए केंद्र सरकार को सीधे सीधे इन्वॉल्व होना पड़ेगा आसाम और मिजोरम के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सिर्फ लीगल लॉज के हिसाब से चीजों को डेसिफर करेगा, और सिर्फ लीगल लॉज के हिसाब से चीजें डेसिफर करो, उससे बात देखिए उतनी बन नहीं पाएगी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा इंसिडेंट इतना वायलेंट नहीं होना चाहिए था, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे लोगों को लड़ने से रोकना चाहिए था, इतनी जाने नहीं जानी चाहिए थी। चलिए, अब जो हो गया वो हो गया। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को खंगालने की जरूरत है, ये गोलियां क्यों चली, डेथ्स क्यों हुई, इन सब चीजों को यहाँ पे बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही, प्लस एक सोवरेन अप्रोच ना लेके, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरे वाली अप्रोच लेके, प्रॉपर तरीके से बैठ के बातचीत करके दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स को परमानेंट बेसिस पे चीजें सॉल्व करने की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना होगा, और एक पार्टी की तरह सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे बैठ सकते हैं बातचीत में, ताकि इसको एक ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और फाइनली चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, अ ग्रैंड टैक्स बार्गेन इन द डेंजर ऑफ कमिंग अपार्ट। The goods and services tax version 2.0 may have to be designed soon given the flaws in the existing sector। देखिए क्या है कि जो जीएसटी है, जीएसटी के जो प्रोमिसेस है वो अनरियलाइज्ड है, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। अब देखिए, जो भी ऑथर यहाँ पे हिंदू में आर्टिकल लिखते हैं ज्यादातर सरकार के अगेंस्ट ही मिलते हैं, तो ये बोलेंगे कि जीएसटी सब गड़बड़ है, बेकार है, वो तो देखिए ये बोलने ही वाले हैं, उसमें कोई खैर बड़ी बात नहीं है। अब जीएसटी का जो कंपनसेशन मैकेनिज्म है वो था 2017 से लेकर 2022 तक का, अब वो खत्म होने वाला है। इस कंपनसेशन मैकेनिज्म में हर साल 14% के रेट पे टैक्सेस को इंक्रीज करके स्टेट्स को पेमेंट देनी थी। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई जीएसटी जो कलेक्शंस है ना, वो इतनी तेजी से बढ़े नहीं है। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्शंस होते हैं जीएसटी के, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीवीए ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर आप जीवीए देखो तो 2017 से लेके अब तक जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इकोनॉमी का, वो किसी भी क्वार्टर में 40 लाख करोड़ से 47 लाख करोड़ की रेंज में रहा है, इससे ऊपर नहीं गया है। और जो जीएसटी रेवेन्यू है वो 2.7 लाख से 3.1 लाख करोड़ की रेंज में रहे, इससे ऊपर नहीं गए। मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज जीएसटी रेवेन्यू में देखने को मिला नहीं है, जो कि पहले एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू कलेक्शन होगा। जीवीए ग्रोथ की बात की जाए तो जीवीए ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन टैक्स टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला जो एलिमेंट होता है कि भाई जितना आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में टैक्स कितना बढ़ रहा है, वो भाई केवल 5 से 6.5% बढ़ा है। तो जीएसटी में एग्जेम्पशन की प्रॉब्लम चल रही है, कंपोजिशन स्कीम्स की प्रॉब्लम चल रही है, इवेजन की प्रॉब्लम चल रही है, लोअर टैक्स रेट्स की प्रॉब्लम चल रही है। इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इस पूरे के पूरे जीएसटी मैकेनिज्म में फंडामेंटल वीकनेस क्या है कि भाई ये बहुत ज्यादा एसिमेट्रिकली फेवर में है किसके, केंद्र की सरकार के। अब बात यहां पे क्या बोला गया है कि देखिए, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें, इनके बीच में जो एग्रीमेंट लेके आया गया है इसमें कुछ फ्लॉज है। मतलब अभी का ये जो जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कुछ फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बॉडी नहीं बनाई गई है
जो मैटर्स को एडजुडिकेट कर पाए। अब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो 115th अमेंडमेंट बिल 2011 जीएसटी बिल कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाया गया था, तो उसमें एक बॉडी बनाई गई थी कि मान लो अगर टैक्स मैटर्स को लेके केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में अनबन होती है, तो एक बॉडी रहेगी जो यहाँ पे मैटर्स को एडजुडिकेट कर सकती है, मांडवली कर सकती है लीगली। लेकिन अभी के जीएसटी स्ट्रक्चर में ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाई गई है। फिर अभी के जीएसटी सेक्टर में ये एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं, इनका ये बोलना है कि केंद्र की सरकार के पास 1/3 वोट है और राज्य की सरकार के पास 2/3 वोट है। अब जो राज्य की सरकारें हैं उनके बीच में वोट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और सिक्किम एक छोटा स्टेट है, तो सिक्किम के पास भी बराबर वोटिंग राइट्स है, राजस्थान के पास भी बराबर वोटिंग राइट्स हैं। तो यहाँ पे केंद्र की सरकार बहुत आराम से जीएसटी काउंसिल से चीजें पास करवा सकती है, क्योंकि 33% वोटिंग तो उसके पास है और कुछ और स्टेट्स की मदद लेके जिनके पास वोटिंग पावर कम है वो किसी भी मैटर को जीएसटी काउंसिल से पास करवा सकते हैं। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो सेंटर के बहुत ज्यादा फेवर में। तो कुछ छोटे से स्टेटों की मदद से और अपने शेयर को मिला के केंद्र की सरकार जीएसटी काउंसिल में बड़े बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स को पास करवा सकती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। प्लस फिस्कल स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन के तहत ये बोला गया था कि हर साल 14% टैक्स ज्यादा दिया जाएगा, वो सरकार ने दिया नहीं है। ओवरऑल अगर आप जो भी टैक्सेस आए हैं उनके कलेक्शन का इंक्रीज रेट देखोगे तो इंक्रीज रेट केवल 11% है। कुछ स्टेट्स में तो टैक्सेस का इंक्रीज रेट केवल 5 से 10% है। और टैक्स बॉयंसी भी यहाँ पे कम बताई जा रही है। टैक्स बॉयंसी क्या होती है कि मान लीजिए जीडीपी की परसेंट ग्रोथ रेट 1% से बढ़ी, तो कितने परसेंट से आपका टैक्स बढ़ा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जीडीपी 1% से बढ़ रही है तो टैक्स केवल 0.75% से बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जिस हिसाब से सोचा गया था कि जीएसटी यहां पे रिस्पॉन्ड करेगा, उस हिसाब से देखिए जीएसटी यहां पे रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है। तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म में जो कुछ भी स्टेट्स को प्रॉमिस किया गया था इस जीएसटी एक्ट को लाते वक्त, वो पूरा नहीं किया जाएगा। और अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में जीएसटी के प्रति जो अपोजिशन है वो बढ़ेगा। प्लस ये बोला जा रहा है कि जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ फ्लॉज हैं। कमोडिटी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी कीमती चीजें अभी भी जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाई गई हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि भाई इंटर स्टेट ट्रांसफर्स, मिनरल और फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शंस, वो स्टेट्स जहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ना। देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां पे चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है इस जीएसटी टैक्स का ज्यादा, तो उनके लिए कोई एक कंपनसेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। फिर भाई वैट में जो मेथोडोलॉजी थी उसको बहुत ज्यादा ट्वीक कर दिया गया। अभी देखिए क्या है कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आपको हर स्टेप पे नया टैक्स ना देना पड़े। तो मान लीजिए आपने कार बनाई और उस कार में बीच में स्टील लगाया, टायर लगाया, तो स्टील टायर पे जो पहले आप जीएसटी दे चुके हो ना, उस जीएसटी का टैक्स क्रेडिट आप बाद में वापस ले लो, ताकि आप टायर पे अलग टैक्स ना दो, ठीक है, स्टील पे अलग टैक्स ना दो और फिर फाइनली कार बिके तो अलग टैक्स ना दो। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉजिक लाया गया। लेकिन वैट में जो लॉजिक था फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो लॉजिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉजिक बहुत गड़बड़ है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। वैट के लॉजिक को यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्वीक कर दिया गया है। ओवरऑल उसके चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत प्रकार से क्लेम किया जा रहा है। टैक्स बेस को भी यहां पे इरोड किया जा रहा है। बहुत सारे ट्रेडिंग और रिटेल एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को छोटे छोटे रेवेन्यू का दिखा के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे जीएसटी की बहुत सारे फ्लॉज यहां पे ऑथर ने बता दिए। फिर वही बात है, यही एक चीज और बताई गई, एग्जेम्पशंस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन ऑफ द जीएसटी। मतलब कि बहुत सारे यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब वो जीएसटी में रजिस्टर करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है पुराने वैट का जितना बड़ा बेस था रजिस्ट्रेशन का, उतना बड़ा हमारे जीएसटी का बेस नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का। उसके चलते बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, इवेजन हो सकते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बोल देगा कि भाई हमारे तो इतने लाख का ही रेवेन्यू है, हो सकता है वो करोड़ों का धंधा नीचे कर रहा हो, कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, तो इस प्रकार की चीजें हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। फिर ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये यूनिफॉर्म टैक्स रेट होना चाहिए, सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स रेट, जो हर स्टेज पे हर इनपुट हर आउटपुट के लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स हो। अब हमारे देश में क्या है कि अलग अलग चार कह सकते हैं कि स्लैब्स हैं। मतलब कि
दुनिया भर में 4 ही 5 ऐसी कंट्रीज है जहां पे अलग अलग स्लैब्स बनाई गई और एक इंडिया है। ज्यादातर कंट्रीज में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हर गुड पे एक ही होता है, ये ऑथर यहाँ पे बता रहा है। तो इस प्रकार के टैक्सेस को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स यूनिफॉर्म होना चाहिए हर सर्विस पे, हर गुड्स पे। बट हमारे यहाँ पे 4 अलग है, 5%, 12%, 18%, 28%, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को चूंकि आपने जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया है तो इसका सरकार ने फायदा उठाया। सरकार ने इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे सेसेस लगा दिए और उस सेसेस के चलते बहुत सारा पैसा यहाँ पे सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू सीधे अपनी जेब में डाल रही है, जो कि स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। तो स्टेट्स यहाँ पे चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी आप जीएसटी में जोड़ो और उसकी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है जिससे इसके थ्रू आने वाला पैसा राज्य की सरकारों के पास भी जाए, जो कि बहुत सारा पैसा जो कि पेट्रोल और डीजल पे एज सेस कवर किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है, वो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के पास जाता है, राज्यों के पास नहीं जाता है। प्लस अगर आप जीएसटी कॉम्प्लियंस की बात करो, टैक्स फाइलिंग कॉम्प्लियंस की बात करो, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। 2019-20 में जीएसटीआर 1 को 33% लोगों ने नहीं भरा, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ओवरऑल जीएसटीआर 3B की बात मानी जाए तो इफेक्टिवली जीएसटी का टैक्स निकल के आया 6.5% का। इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पे फ्रॉडलेंट तरीके से पैसा क्लेम किया जाता है और बहुत सारा करप्शन चालू है और टैक्स एविजन भी यहाँ पे हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पेपर का ये बोलना है कि भाई 5% टैक्स इवेजन माइनर स्टेट्स में हो रहा है, 3% मेजर स्टेट्स में हो रहा है। तो जीएसटी की यहाँ पे नाना प्रकार की परेशानी ऑथर ने यहाँ पे बता दी और बोला है कि आगे आने वाले समय में या तो जीएसटी को रिवैम्प करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस इंटेंडेड तरीके से इसको चालू किया गया था उस इंटेंडेड तरीके से चल नहीं पा रहा। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं कल से इसको टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।